केदारनाथ में उपचुनाव का शंखनाद हो गया है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, प्रत्याशियों की तलाश भी तेज हो गई है। लेकिन डेटा साइंस क्या कहता है? कितने वोटर्स हैं? पिछले ट्रेंड में वोटिंग कितनी होती रही है? हार जीत का अंतर कितना रहता है? कितने वोट लाएं कि आपके नेताजी विधायक बन जाएं? आज थोड़ा डेटा देखेंगे और फिर कुछ दावों की भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कल प्रत्याशी वाले वीडियो पर भी कई लोगों ने कई सारे दिलचस्प कमेंट किए हैं। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के कल के ही वीडियो में हम बात कर ही रहे थे और कल शाम को ही तारीखों का ऐलान भी हो गया। पहले तो केदारनाथ के लिए शेड्यूल पर एक नजर डाल देते हैं। देखिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी कि नामांकन शुरू हो जाएंगे। 29 अक्टूबर तक नामांकन के लिए आखिरी दिन रहेगा। 4 नवंबर तक नाम वापसी की आखिरी तारीख रहेगी। 20 नवंबर को केदारनाथ में वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को चुनाव का नतीजा सामने आ जाएगा। केदारनाथ के साथ ही देश के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, साथ ही 2 लोकसभा की सीटें भी हैं जिन पर उपचुनाव होगा। इसके साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। केदारनाथ के 90,000 वोटर्स अपने विधायक का चुनाव करेंगे। इसके लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया है। केदारनाथ के 90,540 वोटर्स में से महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर 45,775 महिला वोटर्स हैं, जबकि 44,786 पुरुष वोटर्स हैं। यानी कि जीत के रास्ते में यहाँ प्रत्याशियों को महिलाओं का भरपूर साथ चाहिए होगा। अब थोड़ा अंकों का गुणा भाग करते हैं और पिछले चुनाव के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमें मोटा मोटा ये समझ में आ जाएगा कि केदारनाथ की जनता किस तरह से वोट करती रही है और कितने वोट लाने पर प्रत्याशी जीत के करीब पहुंच सकता है। देखिए इस बार करीब 90,000 वोटर्स केदारनाथ विधानसभा में रजिस्टर्ड हैं। लेटेस्ट चुनाव क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय भी लगभग इतने ही वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड थे। लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखिए कि सभी 90,000 वोटर्स वोट नहीं देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ में टर्नआउट 65.28% हुआ था, यानी कि 65% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। अब पिछले 3 विधानसभा चुनाव में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, वो ये कि हर बार केदारनाथ विधानसभा में वोटिंग लगभग एक जैसी ही रहती है। जैसे 2012 में 65.35% वोटिंग हुई थी, 2017 में 65.77% वोटिंग हुई थी और अभी तक का ये सबसे बेहतर आंकड़ा भी था। और 2022 में 65.28% वोटिंग केदारनाथ में हुई थी। इसका औसत आप 65% मानकर ही चलिए और 65% वोट पड़ने का मतलब होता है कि लगभग 90,000 में से 60 से 61,000 लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा डेटा लेकर के ये चलिए। क्योंकि कम वोटर्स हैं इसीलिए हार जीत का अंतर भी कई बार कम रहता है, जैसा कि 2017 में हमने देखा। इसीलिए यहाँ पर 2,900 के करीब वोट बड़े डिसाइसिव वोट होते हैं जो कि सर्विस वोटर्स के होते हैं। अभी हरियाणा चुनाव में भी बड़ा हल्ला मचा और पहले के भी चुनाव में बड़ा हल्ला मचता रहता है कि ईवीएम वोट्स और पोस्टल बैलेट्स वाले वोट में अंतर पड़ जाता है। ये अंतर वहीं पर विवादित होता है जहां पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाता है। इसीलिए 90,000 वोटर्स के साथ ही केदारनाथ विधानसभा में 2900 सर्विस वोटर्स का भी बड़ा अहम रोल होगा। पिछले 3 चुनावों में से 65% पर अटका वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा क्या इस बार ऊपर जाएगा, ये राजनीतिक दलों पर भी निर्भर करता है। देखिए निर्वाचन आयोग तो अपनी तरफ से कोशिशें करेगा ही कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और वोट करें। लेकिन राजनीतिक दलों पर भी निर्भर करता है कि वो इस उपचुनाव के लिए कितना एक्साइटेड है। वो जितने ज्यादा एक्साइटेड होंगे उतने ही ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। और अभी तक एक्साइटमेंट दोनों ही दलों में हमें देखने को मिल भी रहा है। तो हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि 65% से थोड़ा ज्यादा ये आंकड़ा इस बार जा सके। लेकिन क्योंकि ये उपचुनाव है इसीलिए वोटर्स इसको लेकर के थोड़ा ढीला भी पड़ सकता है। अब जरा अभी तक हुए चुनाव में हम हार जीत का अंतर देख लेते हैं और कितने प्रत्याशियों में वोट बढ़ जाते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले चुनाव केदारनाथ में 2002 में हुए थे। तब आशा नौटियाल बीजेपी से यहाँ पर चुनाव जीती थी। उन्होंने कांग्रेस की शैला रानी रावत को चुनाव हराया था। उस समय 43,000 के आसपास वोटिंग हुई थी, यानी कि 43,000 लोगों ने वोट दिया था। हार जीत का अंतर 3,400 तक रहा था और जीतने वाली कैंडिडेट को 13,000 के करीब वोट पड़े थे और हारने वाली कैंडिडेट को 9,000 के करीब वोट पड़े थे। और फिर बाकी के जो वोट हैं वो 4,000, 3,000, 2,000 करके बाकी प्रत्याशियों में बढ़ गए। 2007 में 51,000 लोगों ने वोट डाले थे। हार जीत का अंतर थोड़ा सा कम होकर के 2900 तक रह गया था। जीतने वाली आशा नौटियाल थी, उन्हें 33% यानी कि 16,900 वोट पड़े थे और हारने वाली कैंडिडेट को 13,900 वोट पड़े थे। बाकी कैंडिडेट्स क्योंकि ज्यादा थे तो 3,000, 2,000 के ग्रुप में ये वोट लगातार बढ़ते चले गए। 2900 का मार्जिन था और 2900 सर्विस वोटर्स ध्यान में रखिए। 2012 के चुनाव में हम देख रहे हैं कि हार जीत का अंतर और ज्यादा कम हो गया, 2300 पर आ गया।
जबकि वोटर्स भी कम हुए, लेकिन पहले नंबर के कैंडिडेट को 40% वोट पड़ गए। शैला रानी रावत को लगभग 20,000 वोट पड़े, आशा नौटियाल को 17,600 वोट पड़े। लेकिन यहां पर बाकी कैंडिडेट्स को ज्यादा वोट नहीं पड़े। मतलब उस समय सिर्फ दो ही दलों में सीधी टक्कर थी, बीजेपी और कांग्रेस में, और सारे वोट इन्हीं के बीच में बढ़ते हुए नजर आए। अब 2017 का इलेक्शन डेटा देखिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि ये इलेक्शन बड़ा ही खतरनाक इलेक्शन था। यहां ज्यादा वोट सिर्फ 4 कैंडिडेट में बंट गए थे और मात्र 13,000 वोट लाने पर ही जीत तय हो गई थी। उसमें भी हार जीत का अंतर 869 वोट का मात्र रहा था। केदारनाथ से मनोज रावत चुनाव जीत गए थे। निर्दलीय कुलदीप सिंह रावत दूसरे नंबर पर रहे, निर्दलीय आशा नौटियाल तीसरे नंबर पर रही और बीजेपी की शैला रानी रावत चौथे नंबर पर रही। इन सभी को 20% से ऊपर वोट पड़े थे और मैक्सिमम 23% यानी कि 3% के बीच में 4 प्रत्याशी रहे। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर और ज्यादा बढ़ गया। 8,400 के अंतर से शैला रानी रावत चुनाव जीत गई थी, जो कि इस विधानसभा में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब लगाइए कि एक चुनाव में 13,000 वोट पड़ने पर जीत तय हो जाती है और अगले ही चुनाव में हार जीत का अंतर ही, मार्जिन ही 8,500 वोट से ज्यादा रहता है। यहां भी दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी ही थे। 2022 के चुनाव में उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल यूकेडी को केदारनाथ में नोटा से भी कम वोट पड़े थे। एक और ट्रेंड केदारनाथ में दिख रहा है कि 2002 और 2007 लगातार 2 बार बीजेपी जीती, 2012 और 2017 लगातार 2 बार कांग्रेस जीती और फिर 2022 में फिर से बीजेपी जीती। अब ये उपचुनाव होना है। ये डेटा हम इसलिए भी देख रहे थे कि कितने वोट यहां किसी कैंडिडेट को जीत दिला सकते हैं। हर बार डेटा अलग अलग हो रहा है, कोई फिक्स ट्रेंड यहां पर नजर नहीं आता है, क्योंकि कभी 4 लोगों में बड़ा वोट बैंक बंट रहा है तो कभी 3 लोगों में बड़ा वोट बैंक बंट रहा है। इस बार क्योंकि उपचुनाव है, अगर बीजेपी और कांग्रेस ही मान लीजिए कि सीधी टक्कर में हुई तो 23 से 24,000 वोट तक लाना एक सेफ जोन माना जा सकता है। हालांकि होगा क्या, ये तो कैंडिडेट्स पर ही डिपेंड करेगा कितने हैं, कितनी टक्कर में हैं। लेकिन सीधी टक्कर में अगर मामला जाता है तो 23 से 24,000 के आसपास डिसाइसिव वोट हो सकते हैं। वोटों की अंकगणित का एक और हिसाब किताब इस बार के लोकसभा चुनाव का भी देख लीजिए। इस बार हुए लोकसभा के चुनाव में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने एक बड़ी लीड ले ली थी। बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी को यहां पर 30,536 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल को 20,164 वोट पड़े। यानी कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में केदारनाथ में सीधे 10,000 वोटों की लीड ले ली थी। अब विधानसभा उपचुनाव में वो कितनी लीड होती है या लीड होती भी है कि नहीं होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब क्योंकि तारीखों का ऐलान भी हो गया है तो प्रत्याशी की तलाश भी तेज हो गई है। कल के ही वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि बीजेपी से कौन कौन से दावेदार हैं जो कि महत्वपूर्ण वहां पर नजर आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि केदारनाथ बीजेपी की परंपरागत सीट है, इसीलिए वो इस उपचुनाव को बंपर वोटों से जीतेंगे और अपनी सीट को बरकरार रखेंगे। कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में जीत के बाद उत्साहित नजर आ रही है, उस उत्साह को यहां पर भी जारी रखना चाहेगी। वो भी दावा कर रहे हैं कि वैसा ही नतीजा केदारनाथ में भी देखने को मिलेगा जैसा बद्रीनाथ में देखने को मिला था। भाजपा कह रही है कि ये भ्रम का गुब्बारा है जिसे भाजपा वाले फोड़ने का काम चुनाव में करेंगे। मतलब सबका अपना अपना दावा अपने अपनी जगह चल रहा है। बीजेपी के पर्यवेक्षकों से दावेदारों के नाम मांगे गए हैं कि कौन कौन दावेदार है। मुख्य वही है जो कि मैं आपको कल बता ही चुका हूं। कांग्रेस के पास यहां दावेदारों के ज्यादा भारी भरकम ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे कई क्षेत्रीय नेता हो सकते हैं जो कि दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट की कुछ खास वैरायटी नजर नहीं आती है। पूर्व विधायक मनोज रावत है जिनका दावा फिलहाल मजबूत दिखता है। गणेश गोदियाल को यहां पर पार्टी का चीफ ऑब्जर्वर बना दिया गया है। उनके साथ भुवन कापड़ी, वीरेंद्र जाती और लखपत बुटोला की टीम तैयार हो चुकी है। वो भी प्रत्याशियों को तलाशेंगे। अब कांग्रेस में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हरक सिंह रावत के नाम पर थोड़ा सा विचार किया जा सकता है या नहीं। देखिए, हरक सिंह रावत खुद 1-2 बार मना कर चुके हैं कि मैं किसी भी लिस्ट में नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके से केदारनाथ में इच्छुक नहीं हूं चुनाव लड़ने का। लेकिन दबी जुबाब कई जगहों पर यह चर्चा चल ही रही है। खैर, ये मुश्किल है, लेकिन देखेंगे कि आगे क्या होता है। जब से धामी सरकार बनी है तब से ही उत्तराखंड में 5वां उपचुनाव होगा। पहले के जो 4 उपचुनाव थे उसमें से 2 बीजेपी जीत चुकी और 2 कांग्रेस जीत चुकी। अब यह टाई ब्रेकर मुकाबला होगा और बहुत लोगों की परीक्षा भी होगी। ये था कुछ डेटा जो कि आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।